हम लोग कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 6 न्यायपालिका पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यायपालिका होती क्या है। न्यायपालिका की परिभाषा क्या होती है। न्यायपालिका की परिभाषा। न्यायपालिका से अभिप्राय सरकार के उस अंग से है जो विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या एवं उसके अनुसार काम करते हैं तथा निर्णय देती है। जो न्यायपालिका है, जो विधायिका द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको सबके लिए लागू करवाती है, और अगर उनका कोई उनको नहीं मानता है तो उनको दंड भी उसी के अनुसार देती है। तो ये न्यायपालिका का कार्य होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसे कानून के अनुसार दंड देती है। यानी न्यायपालिका, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कानून को नहीं मानता या उसका उल्लंघन करता है या किसी के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। और जो हमारी जो न्यायपालिका है वो लोगों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करती है। यानी लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी इसी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। यानी किसी भी अगर अधिकार का हनन होता है या किसी भी प्रकार का किसी व्यक्ति के साथ शोषण होता है तो मौलिक अधिकारों के द्वारा वो न्यायपालिका में याचिका डाल सकते हैं और दोषी व्यक्ति को उसी के द्वारा दंड दिया जाता है। तो ये हमारी न्यायपालिका की परिभाषा थी। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की व्याख्या करती है और उन्हीं के अनुसार निर्णय भी लेती है और दंड भी देती है। अब हम आगे देखते हैं कि हमें जो न्यायपालिका है, हमें न्यायपालिका की आवश्यकता आखिर क्यों है। और जो हमारी जो ये न्यायपालिका है इसे स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहा जाता है। और ये किस प्रकार स्वतंत्र न्यायपालिका है, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता है और से हम स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों कहते हैं ये भी हम यहीं जानेंगे। सबसे पहले जो न्यायपालिका है, निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए, न्यायपालिका को निष्पक्ष ढंग से न्याय करने के लिए जाना जाता है। यानी न्यायपालिका को न्यायालय में निष्पक्ष ढंग से न्याय करना चाहिए। वहाँ पर किसी भी प्रकार का न्याय करते वक्त कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। न्याय करते वक्त न्यायपालिका को हमेशा निष्पक्ष रहना चाहिए। कानूनों की व्याख्या, जो न्यायपालिका है वो कानूनों की व्याख्या भी करती है। यानी न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है और कानूनों की व्याख्या करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उन कानूनों को नहीं मानता है तो न्यायपालिका उसे दंडित भी कर सकती है। आगे, संविधान की रक्षा के लिए जो न्यायपालिका है वो संविधान की रक्षा के लिए भी है। यानी हमारे संविधान के द्वारा जो नियम और कानून बनाए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति उन नियमों और कानूनों को नहीं मानता है तो न्यायपालिका उसे भी दंड दे सकती है। अधिकारों की रक्षा करना, न्यायपालिका के द्वारा सभी मौलिक अधिकारों की और अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के अधिकारों का हनन या शोषण किया जाता है तो न्यायपालिका में जाकर याचिका डाली जा सकती है और न्यायपालिका शोषण करने वाले व्यक्तियों को दंड दे सकती है। सलाह देना, जो न्यायपालिका है उसका मुख्य काम सलाह देना भी होता है। न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न मुद्दों पर कार्यपालिका या विधायिका को विभिन्न सलाह भी दी जाती है। केंद्र तथा राज्य सरकार के झगड़ों को निपटाना, न्यायपालिका विभिन्न प्रकार से केंद्र तथा राज्य सरकारों के झगड़ों को निपटाती है। अंतिम पॉइंट है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायपालिका के द्वारा विभिन्न मौलिक अधिकारों की भी रक्षा की जाती है और प्रत्येक मौलिक अधिकार की रक्षा में अगर किसी भी अधिकार का हनन होगा तो हम न्यायालय में जाकर याचिका डालते हैं और हनन करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है। अब देखिए आगे, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले प्रावधान। यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार स्वतंत्र है। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है।
इसके बारे में जानते हैं। न्यायपालिका, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने वाले प्रावधान। न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो, जो न्यायपालिका है उनके जो न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है। जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, वो राष्ट्रपति करता है और उसकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर की जाती है। उसके बाद है न्यायाधीश की योग्यताएं। यानी न्यायाधीश में योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं। न्यायाधीश योग्यताएं, जिनके पास निश्चित योग्यताएं होती हैं, राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त करता है। यानी न्यायाधीश बनने के लिए भी कुछ योग्यताएं निश्चित की गई हैं। जो योग्यताओं को पूर्ण करता है राष्ट्रपति, उसी व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करता है। उसके बाद है न्यायाधीशों का कार्यकाल। जो ये न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए लंबा कार्यकाल होना अनिवार्य है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं। जो न्यायाधीशों की स्वतंत्रता निष्पक्षता के लिए उनका लंबा कार्यकाल होना चाहिए, और हमारे भारतवर्ष में 65 वर्ष तक जो न्यायाधीश है अपने पद पर रह सकता है। 65 वर्ष से उन्हें उनके पद से कोई नहीं हटा सकता। उसके बाद है पद की सुरक्षा। भारत में न्यायाधीशों के पद की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की गई है तथा न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना अत्यंत कठिन है। यानी हमारे देश में व्यवस्था इस प्रकार है कि जो न्यायाधीश हैं उनको उनके पद से हटाना बहुत मुश्किल है और अत्यंत कठिन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से हटा सकते हैं। इसके लिए लोकसभा राज्यसभा में बिल पास किया जाएगा, उसके बाद ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। 2 बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की कोशिश की गई है, लेकिन आज तक हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश को उनके पद से नहीं हटाया गया है। उसके बाद है अच्छा वेतन। जो हमारे न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायालयों को वेतन काफ़ी अच्छा दिया जाता है। यानी न्यायाधीशों को काफ़ी अच्छा वेतन दिया जाता है और उनके कार्यकाल में वेतन में कटौती नहीं की जा सकती। यानी विभिन्न क्षेत्रों में, सरकारी नौकरियों में कई बार वेतन में कटौती की जा सकती है, लेकिन जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। उसके बाद है पेंशन। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद पेंशन दी जाती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को रिटायर होने के बाद पेंशन की भी व्यवस्था है। यानी उन्हें अपने पद से रिटायर होने के बाद उन्हें पेंशन दी जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की कोई भूमिका नहीं होती। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति में भाग लेता है और वो भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त करता है। न्यायपालिका के निर्णय सभी के लिए बाध्यकारी होते हैं। जो निर्णय न्यायपालिका लेती है उन निर्णयों को देश के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ता है। सभी के लिए वो मान्य होते हैं। जो न्यायपालिका के निर्णय का अपमान करता है, न्यायपालिका उसे दंडित कर सकती है। यानी जो व्यक्ति न्यायपालिका के निर्णय नहीं मानता या उनका अपमान करता है, न्यायपालिका कानून के अनुसार उन्हें दंड भी दे सकती है। देखिए आगे हम देखते हैं। अब ये जो हमने देखा, ये न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने वाले प्रावधान थे। अब हम देखते हैं जो हमारी न्यायपालिका है उसके कार्य कौन कौन से हैं। यानी हमारी जो न्यायपालिका है वो कौन कौन से काम करती है। पहला काम, न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना। यानी न्यायपालिका में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हम न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं। विधायिका में बनाए गए कानूनों को कार्यपालिका द्वारा लागू किया जाता है। जो व्यक्ति कानूनों का पालन नहीं करते, न्यायपालिका उन्हें
दंड देती है। यानी जिन कानूनों को कार्यपालिका लागू करती है, अगर उन कानूनों को कोई नहीं मानता है या उनका पालन नहीं करता है तो न्यायपालिका उसे दंड देती है। इसी को कहा गया है न्याय करना। उसके बाद है कानूनों की व्याख्या। न्यायपालिका विधानमंडल यानी विधायिका के बनाए हुए कानूनों की व्याख्या भी करती है। यानी न्यायपालिका का दूसरा काम है जो विधायिका कानूनों का निर्माण करती है उनकी व्याख्या करना। आखिर वो कानून किस लिए बनाए गए हैं और वो किस प्रकार लागू होंगे, उसके बारे में पूरे समाज को बताना भी न्यायपालिका का काम है। कानूनों का निर्माण। साधारणतया कानूनों का निर्माण विधायिका के द्वारा किया जाता है, परंतु कई दशाओं में न्यायपालिका भी कानूनों का निर्माण करती है। यानी वैसे तो जो कानूनों का निर्माण करना है उसका काम विधायिका का है, लेकिन बहुत बार परिस्थितियाँ इस प्रकार आ जाती हैं कि कानूनों के निर्माण में न्यायपालिका को भी बीच में हस्तक्षेप करना पड़ता है। यानी अगर कोई भी कानून संविधान के अनुसार नहीं है और विधायिका उन कानूनों का निर्माण कर रही है तो विधायिका को ऐसा करने से न्यायपालिका रोकती है और उस कानून में हस्तक्षेप करती है। उसके बाद है संविधान का संरक्षक। ये कार्यपालिका का अंतिम कार्य, संविधान का संरक्षक। संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी न्यायपालिका की होती है। असंवैधानिक कानूनों पर रोक लगाती है। यानी संविधान की सुरक्षा का काम भी न्यायपालिका का होता है। यानी कोई भी काम अगर देश में संविधान के विपरीत होता है या संविधान के विरुद्ध होता है तो न्यायपालिका ऐसे कार्य को होने से रोक सकती है और इस कार्य को करने वाले लोगों को दंड भी दे सकती है। यानी संविधान की सुरक्षा का काम भी न्यायपालिका का ही होता है। अब हम आगे देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं कौन कौन सी होनी चाहिए। यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। अब उसके बाद उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। यानी अगर कोई भी व्यक्ति हमारे सर्वोच्च न्यायालय का अगर न्यायाधीश बन सकता है तो सबसे पहले उसे हमारे देश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वह कम से कम 5 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। यानी उच्च न्यायालय जो होता है हमारे सर्वोच्च न्यायालय से एक उच्च न्यायालय होता है जिसे हम हाई कोर्ट भी कहते हैं, कम से कम 5 वर्ष तक कार्य कर चुका हो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर। उसके बाद तीसरा पॉइंट, वह कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या अधिवक्ता यानी एडवोकेट रह चुका हो। यानी किसी उच्च न्यायालय में अगर 10 सालों तक अगर एडवोकेट के पद पर रह चुके हैं तो भी वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लायक हैं। यानी उनकी ये योग्यता है। आगे, वह राष्ट्रपति की दृष्टि में प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ हो। यानी राष्ट्रपति की दृष्टि में उन्हें कानूनों की पूरी तरह से व्याख्या या जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। आगे, न्यायपालिका की संरचना। जो हमारी न्यायपालिका की संरचना है उसमें 4 प्रकार से न्यायालय को बांटा गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला अदालत, उसके बाद अधीनस्थ अदालत। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय। जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है इसके फैसले सभी को मानने होते हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है और इसके फैसले सभी को मानने आवश्यक होते हैं और जरूरी होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। जो यह न्यायपालिका है का उच्च न्यायालय जो न्यायाधीश होते हैं उनका भी तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। अगर यह देखता है कि कोई छोटी अदालत किसी बड़े मुद्दे पर सुनवाई कर रही है और वह देश के लिए बहुत ज़रूरी है
तो उस मुद्दे को अपने पास मंगवा सकता है, उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। उसके बाद है यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। यानी अगर किसी मुकदमे की सुनवाई एक उच्च न्यायालय में होती है तो सर्वोच्च न्यायालय उस मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से लेकर दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। अब हम पढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे उच्च न्यायालय के बारे में। जो हमारा उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के बाद उच्च न्यायालय आता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। यानी अगर जिला अदालत में किसी का फैसला सुनाया गया है, अगर उस फैसले के खिलाफ कोई अपील की गई है तो फिर उसकी सुनवाई हम इस उच्च न्यायालय में कर सकते हैं। उसके बाद है जो उच्च न्यायालय है मौलिक अधिकारों को जारी करने के लिए रिट जारी करता है, यानी आदेश जारी करता है। यानी मौलिक अधिकार सभी व्यक्ति को मिलने चाहिए, आदेश उच्च न्यायालय ही जारी करता है। उसके बाद है राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। जो राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटान भी उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। चौथा और अंतिम पॉइंट है अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखता है। यानी जो सबसे छोटी अदालत है, अधीनस्थ अदालत, उस पर नियंत्रण रखता है और उसकी देखरेख करता है कि वो सारे कार्य ठीक ढंग से कर रहा है या नहीं। उच्च न्यायालय के बाद आती है जिला अदालत। अब हम पढ़ते हैं जिला अदालत के बारे में। जो जिला अदालत है जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। यानी उस जिले में दायर कोई भी मुकदमा होता है तो उसकी सुनवाई जिला अदालत में ही की जाती है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करता है। यानी अधीनस्थ अदालत में अगर कोई फैसला सुनाया गया है, उसके खिलाफ अगर कोई अपील की गई है तो उसकी सुनवाई जिला अदालत में की जाएगी। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। जो गंभीर किस्म के आपराधिक मामले होते हैं उन पर भी फैसला जिला अदालत के द्वारा दिया जाता है। सबसे अंतिम अदालत है हमारी अधीनस्थ अदालत। इसमें फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। फौजदारी और दीवानी यानी जमीन जायदाद से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। यानी हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च न्यायालय, उसके क्षेत्राधिकार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय, उसका पहला क्षेत्राधिकार है मौलिक क्षेत्राधिकार। संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी वादों का निपटारा। यानी मौलिक क्षेत्राधिकार के अंदर अगर देश और राज्य मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच अगर किसी मुद्दे पर विवाद आ जाता है तो उन विवादों का निपटारा किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उनका निपटान किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की सुनवाई करना। यानी दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक सवालों से, यानी जमीन जायदाद से और संविधान के सवालों से जुड़े हुए मुकदमों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। उसके बाद है सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्राधिकार जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना। अगर कोई भी मुद्दा जनहित से जुड़ा हुआ हो या कानून कोई भी जनहित से जुड़ा हुआ हो तो उस पर राष्ट्रपति को ही अपनी सलाह भी प्रदान कर सकता है। यह भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। उसके बाद है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार। रिट संबंधी क्षेत्राधिकार व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, ये सब न्यायालय के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। ये सारे आदेश हैं जिन्हें रिट कहा जाता है और ये सभी न्यायालय ही जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण,
जब किसी को शक के आधार पर 3 महीने के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि कोई गलत कार्य करने वाला है। परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख या अधिकार परीक्षा, ये सारे आदेश हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किए जा सकते हैं। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग विशेषाधिकार संबंधी क्षेत्राधिकार। भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। यानी हमारे देश में किसी भी क्षेत्र पर अगर कोई फैसला लिया गया है तो उस फैसले के खिलाफ अगर कहीं पर अपील की गई है तो वो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है। यानी हमारे देश के किसी भी भाग में अगर कोई फैसला सुनाया गया है, अगर उसके खिलाफ कोई अपील की गई है तो हम उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं और ये विशेषाधिकार संबंधी क्षेत्राधिकार है। ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार पढ़े। अब हम पढ़ेंगे न्यायिक सक्रियता। आखिर न्यायिक सक्रियता क्या होती है, देखते हैं। न्यायिक सक्रियता जनहित के मामलों में कार्यपालिका अथवा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती दिखाई देती है, उसे न्यायिक सक्रियता की संज्ञा दी जाती है। ये न्यायिक सक्रियता का मामला ये है कि कोई भी मुद्दा अगर जनहित के मामलों से जुड़ा हुआ है तो न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करती है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। यानी कोई भी मुद्दा अगर जनहित से जुड़ा हुआ है तो न्यायपालिका कार्यपालिका तथा विधायिका के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है, इसी को न्यायिक सक्रियता कहा गया है। और न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत ही आती है जनहित याचिका। जनहित याचिका जो लोगों के हित में डाली गई याचिका है उसे हम जनहित याचिका कहते हैं। अब देखते हैं जनहित याचिका क्या होती है या लोगों के हित में डाली जाती है। अदालत में पेश की जाने वाली यह याचिका जिसे पीड़ित पक्ष की जगह किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा उठाया जाता है, ऐसे मामलों को अदालत में भी स्वतः संज्ञान ले सकती है। यानी जनहित याचिका कोई भी याचिका यानी पीड़ित के द्वारा नहीं, पीड़ित की बजाय किसी और वर्ग या किसी अन्य निजी पक्ष के द्वारा डाली जाती है, इसे जनहित याचिका कहते हैं। और कई बार अदालत ऐसे किसी मुद्दे को खुद ही अपने पास मंगवा लेती है, इसे भी जनहित याचिका कहते हैं। न्यायिक सक्रियता के तहत अदालत ने जनता को जनहित याचिका के रूप में ऐसा हथियार दिया है जिससे जनहित से जुड़े मसलों में प्रयोग किया जा सकता है। यानी न्यायिक सक्रियता के द्वारा अदालत ने जनता को ये प्रदान दे रखी है, अधिकार प्रदान दे रखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए कोर्ट में याचिका डाल सकता है या कोर्ट खुद किसी व्यक्ति की याचिका को अपने कोर्ट में मंगवा सकता है। यह जनहित याचिका थी। अब हम आगे देखते हैं संसद और न्यायपालिका के बीच वाद के मुद्दे। यानी हमारी संसद जो है और न्यायपालिका, ये विभिन्न मुद्दों पर इनके बीच विवाद रहते हैं। किन किन मुद्दों पर इनके बीच वाद रहते हैं हम उनके बारे में जानते हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच वाद के मुद्दे। सबसे पहले निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा। यानी संसद और न्यायपालिका के बीच इस पर हमेशा विवाद बना रहता है कि निजी संपत्ति को रखने का अधिकार का जो दायरा है वो कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए। इसके बीच दोनों पक्षों में काफ़ी विवाद रहता है। यानी दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं रहते हैं और दोनों में काफ़ी विवाद बना हुआ रहता है। उसके बाद है मौलिक अधिकारों को सीमित। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित, समाप्त करने की संसद की शक्ति का कितना दायरा होना चाहिए। दूसरा विवाद जो संसद और न्यायपालिका के बीच बना रहता है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको कितने तक सीमित रखना चाहिए, कब प्रतिबंधित करना चाहिए और कब मौलिक अधिकारों को समाप्त करना चाहिए, इसके बीच में भी दोनों पक्षों के बीच हमेशा विवाद बना हुआ रहता है।
उसके बाद हम आते हैं संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा। यानी संसद, इस पर भी संसद और न्यायपालिका के बीच वाद बना हुआ रहता है कि जो संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो संसद यानी विधायिका और जो कार्यपालिका के पास है। इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच हमेशा विवाद बना हुआ रहता है कि जो संसद में संशोधन करने की शक्ति का दायरा है वो क्या होना चाहिए। उसके बाद चौथा जो विवाद है दोनों के बीच में, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। यानी इसके पर भी विवाद बना हुआ है। जो हमारी संसद है, क्या ऐसे कोई कानून बना सकती है जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे, अधिकारों को प्रतिबंधित कर सके। तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। इस पर भी दोनों पक्षों के बीच काफ़ी ज़्यादा विवाद बना हुआ हमेशा रहता है। अब है जो हमारे देश के जो न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। ये हमने पीछे भी जाना कि जो हमारे न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। जो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से सलाह लेता है जिन्हें वह उचित समझता है। यानी राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है जो न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेना अनिवार्य होता है। यानी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर की जाती है और जिन्हें वह उचित समझता है उनकी सलाह पर नियुक्ति करता है। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो उन्हें किसी प्रक्रिया के दौरान उनके पद से हटाया भी जा सकता है, लेकिन आज तक हमारे देश के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया गया है। अब देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति तो किस प्रकार होती है, लेकिन अब देखते हैं न्यायाधीश को उनके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद महाभियोग द्वारा हटा सकती है। यानी महाभियोग एक प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा हम न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं। न्यायाधीशों को अयोग्यता तथा दुराचार के आधार पर प्रत्युत यानी उसके पद से हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन अलग अलग बैठक करके अपने समस्त सदस्यों के स्पष्ट बहुमत और उपस्थित तथा मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को पद से हटाए जाने का प्रस्ताव पास कर दे तो ऐसा प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति संबंधित न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। यानी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए उस न्यायाधीश के खिलाफ अयोग्यता या दुराचार के आधार पर कोई ना कोई मुकदमा होना चाहिए और संसद के जो दोनों सदन हैं, दोनों सदन अलग अलग बैठक करके सदस्यों का स्पष्ट बहुमत होना चाहिए, दोनों सदनों में स्पष्ट बहुमत होना चाहिए। उपस्थित तथा मत डालने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर ऐसा प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकता है। अब इसके आगे देखते हैं न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण क्या है? न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालय की वह शक्ति है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायालय की वह शक्ति है जिसके द्वारा वह
विधानमंडल यानी विधायिका के कानूनों तथा कार्यपालिका के आदेशों की जांच कर सकता है। यानी न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा विधायिका के कानून और कार्यपालिका के जो आदेश हैं उनकी जांच की जा सकती है, और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। यानी न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा विधायिका और कार्यपालिका के आदेशों की जांच की जा सकती है, और यदि वे कानून अथवा आदेश संविधान के विरुद्ध होते हैं तो उनको असंवैधानिक एवं अवैध घोषित कर सकते हैं। उसके बाद है, न्यायालय कानूनों की उन्हीं धाराओं को अवैध घोषित करते हैं जो संविधान के विरुद्ध होती हैं, ना कि समस्त कानूनों को। यानी जो न्यायिक पुनरीक्षण के द्वारा न्यायालय उन्हीं कानूनों को अवैध घोषित करता है जो हमारे न्यायालय उन्हीं कानूनों को असंवैधानिक घोषित करता है जो हमारे संविधान के अनुसार नहीं होते हैं। ये हमारा चैप्टर था न्यायपालिका, यहीं पर समाप्त होता है।